नमस्कार मित्रों, गुरुजी ई एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड हिंदी विषय को लेकर विशेषकर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण चैप्टर को लेकर तैयारी कर रहे थे और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला को हमने शुरू किया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। आज हम बात कर रहे थे गुरुजी एकेडमी जो केवल सेकंड ग्रेड हिंदी विषय के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चनों को लेकर हम लेकर आए थे और आज विशेष हम बात करेंगे छंदों को लेकर। अपने जो सेकंड ग्रेड साहित्य में अपने लगे हुए छंद है, उन छंदों की बात करते हैं। काव्य शास्त्र का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे छंद, और अपने जो छंद दिए गए हैं वो छंद है दुरुत विलंबित छंद। दुरुत विलंबित छंद जो एक वर्णिक छंद है और इसमें नववर एक ट्रिक होती है और 12-12 वर्णों का एक समूह होता है। हरि गीतिका जो एक मात्रिक छंद है, इसमें 28 मात्राओं का एक समूह होता है और इसमें क्रम होता है 16 और 12 पर यति होती है, 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्रा इसमें लघु होती है। हम उस वहां कंटिन्यू बात करेंगे जब पढ़ेंगे इसकी। कवित 31 वर्णों का एक अपना 16 और 15 पर यति वाला अपना एक वर्णिक छंद है। सवैया 22 से लेकर 26 तक की मात्राओं का जिनमें गणबद्ध कोई रचना हो, गणों का भी इसमें विशेषकर योग होगा, लघु गुरु का विशेषकर हम देखेंगे, तो 22 से लेकर 26 तक की मात्राओं के आधार पर हम सवैया के प्रकार पढ़ेंगे। अगला है दोहा। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसकी भी हम बात करेंगे, जिसके में 13-11 पर यति होती है और 24 मात्राएं इसमें होती हैं। सोरठा दोहे के विपरीत गुणों वाला एक साधारण सा छंद होता है जिसमें दोहे से विपरीत गुण पाए जाते हैं। 11-13 पर इसमें यति होती है समचरणों विषम चरणों की, वही 24 मात्राएं, इसमें 48 कुल मात्राएं होंगी। और चौपाई, चौपाई वैसे बात करें जब तुलसीदास को पढ़ेंगे तो इसमें चौपाई में बहुत ज्यादा रचनाएं इनकी की गई है, तो वहां 16-16 मात्राएं प्रत्येक चरण में हो और चरण के अंत में 16 मात्राओं पर यति हो, तो वहां हम इसको देखेंगे चौपाई को। तो इस प्रकार से अपने मुख्यतः मोटे तौर पर अपने 7 छंद इसमें लगे हुए हैं, लेकिन यहां सवैया का एक भेद और है जिसके अपन अलग अलग प्रकार पढ़ते हैं। वैसे प्रमुख हो जाएगा दुरुत विलंबित, कवित और दुरुत विलंबित, कवित, सवैया है। इन तीनों की बात करें तो ये अपने वर्णिक छंदों में आते हैं, जबकि दोहा, सोरठा, चौपाई और हरिगीतिका ये अपने मात्रिक छंद में आते हैं। छंद क्या होती है उसकी हम बात करें यहां पर। छंदों की जब हम बात करें कोई गणबद्ध रचना जिसमें लय हो, तुक का विधान हो, यति हो, उसमें गति हो, प्रवाह से बोलते हैं उसको यति बोलेंगे। लय, तुक, यति, गति वर्णों की जो इकाई है, वर्ण भाषा की वैसे तो सबसे छोटी इकाई होती है। हम कभी व्याकरण की बात करेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि अपनी भाषा की सबसे जो लिखित इकाई होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण में स्वर और व्यंजन है, दोनों ही आते हैं। वहां वर्ण हो, वर्ण से हम गण का विधान करेंगे, 3 अक्षरों का एक समूह करेंगे जिसमें हम मात्राओं के आधार पर 8 गण पढ़ते हैं, यगण, तगण, मगण, रगण, जगण, बगण, इस प्रकार से उनकी एक ट्रिक पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये बनाई गई जो रचना है उसको हम मानते हैं छंद। छंद को वेद रूपी पुरुष है उसका पैर माना गया है। 6 अंग उसके माने जाते हैं, जिसमें मुख माना गया है व्याकरण को, ज्योतिषी को आंख माना गया है, शिक्षा को नाक माना जाता है। इस प्रकार से अलग अलग बात करेंगे उसकी। आगे हम बात करें इसमें छंदों में तो 28 मात्राओं की बात होगी तो अपना हरिगीतिका आएगा, जबकि 26 मात्राओं की यदि बात होगी तो गीतिका छंद आएगा। कवित्व में 31 की बात होगी। सोरठा है उसमें 11-13 जो मात्राओं का समूह उसकी बात हो जाएगी। चौपाई में 16-16 मात्राओं का योग होगा, वहां हम बात करेंगे। दोहा है उसमें 13-11 का संयोग होता है और अर्ध सम्मात्रिक छंद है, ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है। चौपाई सम्मात्रिक छंद है। सवैया है उसकी हम बात करेंगे तो ये अपने वर्णिक छंद में आता है। हरिगीतिका है सम्मात्रिक छंदों में आता है, इसमें 28-28 मात्राएं होती है, 16 और 12 पर यति होती है। जब हम कभी अपने सेकंड ग्रेड के अनुसार छंद चैप्टर को लेकर बात करेंगे ना, तब हम इसमें पूरे को लगतमा यानी कि उसमें लगातार हम बात करेंगे ये छंद है, किस प्रकार का छंद है, क्या क्या इसमें लक्षण है,
किस प्रकार के वर्णों का क्रमबद्ध उसमें होता है, किस प्रकार के गण इसमें आना अनिवार्य माने जाते हैं, इस प्रकार से हम पूर्णतः उनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, यहां से नॉर्मल सामान्य से क्वेश्चन उनकी चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आज अपना, छंद को वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग माना गया है। छंद जो अपना काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, संस्कृत साहित्य में वैसे विशेषकर चलता है ये, तो अपने हिंदी में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। छंदों के बिना, छंदों की यदि बात की जाए, छंद एक कविता को एक बंधन में बांधने का कार्य करते हैं। वही जब हम बात करें पल्लव की भूमिका, सुमित्रानंद पंत ने लिखा है, जिस प्रकार से किनारा नदी को एक बांधता है, उसी प्रकार से छंद किन्हीं शब्दों के भंडार को या उस शब्दों के एक समूह को एक पारंपरिक रूप से उसमें एक बंधन में बांधता है, ताकि इधर उधर वो बिखरे नहीं। एक प्रमुखतः जिसमें लय हो, जिसमें लालित्य का विबोध हो, इस प्रकार की रचना हम बात करेंगे। कभी पल्लव की भूमिका पढ़ेंगे तो सुमित्रानंद पंत है, उन्होंने उसकी भूमिका में छंदों के बारे में विशेषकर लिखा है। छंद को वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग मान लिया जाता है। तो यहां देखो, वेद रूपी पुरुष है, उसके हम 6 अंगों की बात करते हैं जब छंद शास्त्र पढ़ते हैं तो, और जब काव्य शास्त्र में हम बात करेंगे वेद रूपी पुरुष की, तो उसमें छंद का जो कौन सा स्थान है, कौन सा अंग है, तो वो मांगते हैं हम बेटा पैर को, जिसे हम पद या चरण भी कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पद या चरण। जबकि मुख की बात की जाए तो व्याकरण को हम कहते हैं मुख, व्याकरण को क्या कहते हैं हमें, मुख। और आंख की बात की जाए तो ज्योतिष को हम कहते हैं चक्षु यानी कि आंख। और नाक की जब बात की जाए तो अपने यहां शिक्षा को यहां वेद रूपी पुरुष का नाक माना गया है। तो इस प्रकार से छंद को वेद रूपी पुरुष का कौन सा अंग माना गया है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा अपने पैर। पैर को हम चरण या पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, छंद से संबंधित गणों की सही संख्या है। छंद से संबंधित, अब छंद में 8 प्रकार के गण माने जाते हैं, उनसे संबंधित इन गणों की संख्या है तो 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। 3 अक्षरों का समूह है, और उसमें भी निश्चित हो कितने का हो बेटा, 3 का। तो 3 अक्षरों का समूह क्या कहलाता है, गण। और जब हम गण की बात करेंगे तो हिंदी में गण माने जाते हैं 8। कितने माने जाते हैं, 8 गण उसमें माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी लास्ट में इसकी कि कौन कौन से गण है अपने। आगे हम बात करें, छंद से संबंधित 8 गण होते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं, जब हम बात करेंगे संस्कृत साहित्य को लेकर, तो वहां देखो एक तो वैदिक छंद आते हैं अपने, एक लौकिक छंद आते हैं। संस्कृत साहित्य में एक वैदिक बोला गया, एक को लौकिक बोला गया। हम जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो लौकिक साहित्य वाले जो पार्ट है वहां अपने को फिर 2 छंदों के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। एक है वर्णिक छंद, जिसमें वर्णों को गिना जाता है, गणबद्ध रचनाएं उसमें होती हैं। एक है मात्रिक छंद, लघु गुरु जो मात्राएं गिनने का जो क्रम है, हम उसको भी कभी देखेंगे। तो मात्रा पढ़ने के वाले जो है उसके आधार पर हमने मात्रिक और वर्णिक 2 प्रकार के छंदों में बांटा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 2। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है अपना, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं। जब हम किसी छंद को पढ़ते हैं, उस छंद को पढ़ते के समय यदि हम बीच में कहीं पर थोड़ी देर के लिए विराम करें, रुके, तो उसे क्या कहते हैं। विराम करने को ठहराव हो जाएगा, वहां थोड़े समय के लिए रुक। लेकिन बेटा जो रुकने की बात की जाए छंद में, रुकना पूर्णतः रुकना नहीं होता, पूर्णतः वहां फुल स्टॉप नहीं लगाते। पूर्ण विराम का प्रयोग इस प्रकार से नहीं होता कि वहां हम रुक गए। वहां रुकने का मतलब यह है कि हम आगे उस बहुत ही अधिक गति से हम वहां प्रवाह से उसको पढ़ेंगे। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। आरोह है, अवरोह का जो क्रम बनेगा वो यति के बाद में शुरू होगा। तो यहां से हम बात करें इसको क्या कहते हैं, तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को कहेंगे, तो विराम को कहा जाता है यति। यति का अर्थ हो जाएगा यहां पर ठहराव या विराम, ठहराव या विराम। जबकि तुक की बात की जाए
तो वर्णों के समान जो मात्रा समूह आते हैं, कभी अंत में, कभी मध्य में, कभी फिक्स स्थान पर, जैसे 12 पर, 16 पर, इस प्रकार से, तो वहां उनकी हम बात करेंगे, उनको यति में रूप में। तुक हम बात करें तो समान में, कभी विषम चरणों में, कभी सम चरणों के अंत में जो समान वर्ण आते हैं वहां हम तुक की बात करेंगे। मात्रा किस आधार पर गिनी जाती है, तो अपने मूल स्वर आते हैं ए, ई, उ और री, इनकी मात्रा गिनी जाती है लघु, इनकी मात्राएं गिनी जाती हैं लघु। और जबकि दीर्घ मात्रा की बात करें, जिसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, तो उसमें हम इनका पहले तो जो अपने दीर्घ हैं उनकी बात करेंगे, आ, ई, उ, जो सजातीय स्वर भी अपने सजाती है, और ये एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है। इसका दूसरा रूप और पढ़ेंगे इसमें, तो 3 तो ये हो जाएंगे। इसके अलावा पढ़ेंगे हम ए, आई, ओ, औ। तो इनकी जो मात्राएं हैं उन मात्राओं को हम द्विमात्रिक मानेंगे और उनको कहेंगे हम दीर्घ। तो यहां हम दर्शाने के लिए हम इसको गुरु मात्रा का प्रयोग करेंगे, जबकि यहां के लिए हम बात करेंगे लघु की, और इनको एक खड़ी पाई के आधार पर दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से मात्राओं की बात करेंगे। जब हम बात करें आगे छंदों में, तो वहां पर कोई संयुक्त वर्ण आ जाए, संयुक्त व्यंजन आ जाए, तो उससे पहले वाले वर्ण की मात्रा यदि लघु हो तो उसे भी दीर्घ कर दिया जाए। जब अनुस्वार हो तो उसकी मात्रा को भी हम गुरु मान लेंगे, चंद्र बिंदु हो तो उसे हम लघु मानेंगे, इस आधार पर। और एक अंतिम बात करें, यदि वहां किस छंद के अंत में कोई भी मात्रा लघु है, गुरु है, उसको स्वाभाविक अपने हिसाब तरीके से मान लिया जाता है। तो यहां है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने यति, यति ठहराव होता। आगे बात करें, अलग अलग छंदों में हम पढ़ेंगे कहां कौन से छंद में कितने पर मात्राओं पर यति गति होती है। आगे हम बात करें इसकी, दोहा छंद है उसमें कितनी मात्राएं होती है, दोहा छंद उसमें कितनी मात्राएं होती हैं। देखो दोहा चरण, दोहा एक अर्धसम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसकी और बात करें तो इसमें विषम चरणों में, विषम की बात करूं तो पहला और तीसरा चरण, तो वहां होती है 13-13 मात्राएं। जबकि हम बात करें सम चरणों की, तो सम चरण होता है अपना दूसरा और चौथा चरण, तो वहां 11-11 मात्राएं होती है। विषम में 13-13 मात्राएं, सम में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, तो हम बात करेंगे दोहा में 13 और 11 मिलाकर 24 मात्राएं। तो ये 2 चरणों की बात हुई, यहां पर एक पद, एक पूरी पंक्ति में हुई बात दल में। यदि पूरे कुल मात्राएं यदि अपने सामने ऑप्शन होता 48, तो कुल मात्राएं होती हैं कितनी, 48। जबकि एक की बात की जाए, वहां अपने इन ऑप्शन के आधार पर अपना सही राइट आंसर रहेगा 24। 26 है वो गीतिका छंद में आती है। कौन से छंद में, गीतिका में, 14-12 पर यति होती है। 28 है वो किस में आती है, तो यहां हम बात करेंगे 28 के लिए हरि गीतिका की। कौन से छंद की, हरि गीतिका। और जब हम 31 की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे कवित को। किसको पढ़ेंगे, कवित को। एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। ये अपने बात थी, दोहा है किस प्रकार का है, तो अर्धसम मात्रिक छंद, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती, सम चरणों में यानी कि उसमें 2-4 में होती है 11-11 मात्राएं। और आगे हम इस ऑप्शन के आधार पर यदि मात्राओं का सही करें हम, तो 24 मात्राएं इसमें मानेंगे। और यहां पर 28 मात्राओं की बात की जाए तो हरिगीतिका में, 26 मात्राएं गीतिका छंद में होती है, और कवित में होती है 31 मात्राएं। आगे बात करें इनकी, हाँ, इन सभी यदि हम बात करें कि ये हमने क्वेश्चन बनाए हैं, ये क्वेश्चन अपने आपको कहां इसकी पीडीएफ दी जाए, तो आप गुरुजी ई अकेडमी, एक टेलीग्राम चैनल अपना गुरुजी ई अकेडमी, उसको ज्वाइन करना। वहां डेली आपको जो यहाँ सेशन करवाया जाता है उसकी पीडीएफ वहां आपको डाल दी जाती है। आप इस फॉर्मेट को वहां देखकर इनका एक प्रिंट लेकर भी आप इनको सोल्व कर सकते हैं, और बाकी नॉर्मल से क्वेश्चन है तो आप इनको एक बार देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो वहां आप गुरुजी ई अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर इनको ज्वाइन करें, और कंटिन्यू हम इस प्रकार से सेकंड ग्रेड को लेकर हम चलते रहेंगे। अगली बार जब हम बात करेंगे तो पहले हम एक बार एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपको कि आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे, तो पहले दिन आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, दूसरे दिन उससे संबंधित वीडियो यहाँ पर अपलोड की जाएगी। तो इसके लिए आप कंटिन्यू अपने चैनल से बने रहे। अगला क्वेश्चन है अपना, छंद शास्त्र में 3 अक्षरों, छंद शास्त्र में 3 अक्षरों की व्यवस्थित समूह को, यहां थोड़ा सा मिसप्रिंट हो जाता है बार बार।
छंद शास्त्र में 3 अक्षरों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? अभी हम बात कर रहे थे छंद शास्त्र में 3-3 अक्षरों का कोई समूह बना लिया जाए, जैसे हमने बना दिया कमल। इस कमल में हमने मात्रा देखी तो इसमें लघु लघु लघु, यहां गण का विधान, वहां नगण। कैसा विधान हो बेटा? नगण। तो इस प्रकार से यहां 3 अपने अक्षरों का समूह है जिसमें हमने मात्राएं गिनी। इस मात्राएं की बात करें तो ये लघु गुरु भी हो सकती है, कोई दूसरी मात्रा भी इसमें हो सकती है। जैसे हम बात करें कि लिखें सरला, तो यहां बात होगी लघु लघु गुरु की। हम लिखे कोमल, तो हम यहां बात करेंगे इसमें मात्रा होगी गुरु लघु लघु। इस प्रकार से हम जब बात करते रहेंगे इनकी, जब हम और लिखे देखे विकास, तो लघु गुरु लघु। यहां पर कौन सा गण है, यहां पर कौन सा गण है, इस प्रकार से हम जब बात करेंगे इनकी, तो यहां पर सगण हो गया, यहां पर जगण हो गया, और यहां पर भगण हो गया, यहां पर नगण है। तो इस प्रकार से 3 अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह होगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो इस 3 अक्षरों वाले एक समूह को हम कहेंगे गण। इसका राइट आंसर हो जाएगा गण। क्या मित्रों, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? गण। तो गण की परिभाषा होगी 3 अक्षरों का एक व्यवस्थित क्रम समूह है जिसमें 3 अक्षरों की मात्राओं को हम गिनेंगे, तो वहां हम उसको कहेंगे गण। गण हिंदी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसकी एक परिभाषा हम बात करेंगे जब उसकी यगण है, तगण है, मगण है, रगण है, जगण है, भगण, इनकी ये माता राज भान है सलगा को लेकर। आगे चले हम इसको लेकर। कौन सा गण का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कोई एक प्रकार है जो गण में शामिल नहीं होता। कौन सा गण का एक प्रकार नहीं है? कौन सा गण समूह जो इसमें दिया गया है वो इसमें गणों का एक प्रकार नहीं है? तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए गण कितने होते हैं। जब हिंदी की बात कर रहे हैं हम, तो वहां हम बात करेंगे गणों को लेकर। हिंदी में गण होते हैं या 8, और इनकी हमने ट्रिक बनाई थी, यह माता राज भान शलगा, यह माता राज भान शलगा। और यहां हम इनकी मात्राओं का एक बार क्रम लगाते हैं, लघु गुरु 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 लघु, गुरु लघु 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 और गुरु। इस प्रकार से हमने इनका एक समूह बना लिया। हम जब बात करेंगे यगण की, यगण, तो यगण के लिए हम इन मात्राओं का समूह रखेंगे लघु गुरु गुरु। फिर हम बात करें मगण की, मगण की यहां बात की जा रही है, तो मगन में मात्रा आएंगी गुरु गुरु गुरु, तीनों सर्वगुरु इसमें आएगा। आगे बात करें भगण की, तो हम देखो यहां से हम भगण की मात्राएं गिनेंगे, और भगन के लिए मात्रा होगी गुरु लघु लघु। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो यगण भी है, मगण होता है, तगण है, रगण है, जगण है, भगन है, नगण है, और ये सगण है। अंत में लघु और गुरु। तो कौन सा नहीं आ रहा? तो लैसे कोई लगण नहीं होता, यहां किसी प्रकार का कोई गण नहीं है, तो वो गण कौन सा नहीं है? तो अपना डी राइट आंसर इसमें रहेगा। हम अभी बात करते हैं इन गणों की भी। अगला क्वेश्चन है अपना, चौपाई छंद की विशेषता नहीं है। चौपाई अपना 16-16 मात्राओं का एक छंद होता है। तुलसीदास की रचनाओं में विशेषकर ये छंद अपने को देखने को मिलता है, जहां दोहा चौपाई शैली में उनकी रचनाएं की गई हैं। तो यहां देखो चौपाई छंद की विशेषता नहीं है। अपने को विशेषकर क्वेश्चन में ये देखना होता है कि हम आखिरी में आकर वहां देख लेते हैं कि चौपाई छंद की विशेषता है या नहीं है, तो उनको हमें अब यहां विशेषकर देखना पड़ेगा। इसको देखो, इसमें एक मात्रिक, यह है एक मात्रिक समछंद है, यानी कि मात्राएं गिनी जाएंगी और वो भी प्रत्येक छंद में यानी प्रत्येक पंक्तियों में समान रूप से। तो सही है ये हमारा यहां तक। तो इसमें 8 चरण होते हैं, ये बात गलत है। इसमें 8 चरण नहीं होते। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। एक में 16 मात्राएं होती है, कुल मिला के 16 को 4 से हम करेंगे तो 64 मात्राओं का एक अपना चौपाई पूरा छंद होता है। हर चरण में 16 मात्राएं होती है, सही बात है। चौपाई के अंत में गुरु होता है, ये भी सही बात है। चौपाई के पहले चरण की तुक दूसरे में, ये भी सही बात है। जब हम बात करेंगे कि पहला जो चरण है उसकी हम दूसरे में बात करेंगे, जबकि दूसरे की बात करें, दूसरे चरण की चौथे चरण में तुक मिलती है, ये भी सही है। पहले की दूसरे में और दूसरे की तीसरे की चौथे में, इस प्रकार से इनकी तुक मिलती है। चौपाई के अंत में जगण और तगण, जगण और
तगण नहीं होना चाहिए। जगण की हम मात्रा देखेंगे तो जगण की मात्रा आएगी अपने यहां पर, जगण बोले तो एक वर्ड ले लो यहां से, जहाज। कक्षा में वहां पर काफी अच्छा से पढ़ाया गया था आपको, लघु, गुरु और लघु। जबकि हम तगण की बात करेंगे तो एक वर्ड लिखेंगे तालाब, और तालाब की हम बात करेंगे गुरु, गुरु और लघु। जैसे हम बात एक वर्ड लिखे यहां पर आकाश या आजाद, तो इनकी मात्राओं का समूह हम देखें तो गुरु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु और लघु, ऐसे हम इन मात्राओं को यहां ढूंढेंगे। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो अपना पहला ही आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें 8 चरण नहीं होते। अगले क्वेश्चन की ओर चलें अपन। अपना 9वां क्वेश्चन है, दोहा छंद की विशेषता नहीं है। दोहा छंद है, उसकी एक विशेषता अपने यहां पर नहीं है। तो दोहा किस प्रकार का छंद है, कितनी कितनी उसमें विशेषताएं हैं, तो उनको लेकर एक बार हम देखते हैं। यहां पर यह सममात्रिक छंद होता है, डाउट है, देखना है यहां पर विशेष कर आप भी। इसके विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, ये भी आप देखो। इसके विषम चरणों के आरंभ व अंत में जगण आना वर्जित माना जाता है, लिखाई हुई आराम से परिभाषा। इसमें यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। इसमें तुक पराये सम चरणों में मिलती है। तो ये सारी विशेषताएं अपने देखो, इनमें से कौन सी एक नहीं है। तो ये किस प्रकार का छंद है, यहां हम बात करेंगे तो ये अर्ध सम है। हम बात करेंगे 13 और 11 की। तो 13-11 अलग अलग मात्राओं का समूह है, तो इस प्रकार से ये अपने वहां हो गया कैसा छंद, तो यहां हम बात करेंगे ये अर्ध सम हो गया, अर्ध सम मात्रिक। कैसा छंद है मित्रों? अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो ये हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा। दोहा छंद की विशेषता नहीं है तो अर्ध सम मात्रिक छंद है। सोरठा भी कैसा है? तो अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। हम नेक्स्ट बात करें और इसके आगे किस प्रकार का है, तो ये इसकी विशेषता हम पढ़ेंगे। तो विषम चरणों में यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है, सही बात है। दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। और बात करें जब इनकी, तो इनके अंत चरणों के अंत में इनकी तुक मिलती है। और कौन से में? तो अपने सम चरणों में इनकी तुक मिल जाती है। सम चरण की बात करें दूसरे और चौथे में। आगे बात करें इनकी, देखो एक अपने छंद का ही भाग है। देखो अपने श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीर सुंदरम, पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। एक प्रकार से राम स्तुति अपने यहां पर है। इसको किस प्रकार के छंद में लिखा गया है? तो इसमें प्रस्तुत काव्य में हम जब पढ़ते हैं इसको, तो प्रस्तुत काव्य रचना किस छंद में रचित है, ये अपना क्वेश्चन है। तो प्रस्तुत की गई अपने सामने ये इस प्रकार से, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। तो हम इसकी बात करें एक बार। श्री राम, यहां मात्राओं की हम जब बात करेंगे तो मात्रा है गुरु, गुरु, लघु। यहां देखो तो यहां हम मानेंगे गुरु फिर लघु। अर्ध यदि संयुक्त आ जाए तो उससे पहले वाले की बात करते हैं। लघु गुरु लघु, लघु 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 लघु। हम यहां तक देखें इसको, यहां तक विराम दिया गया है, यति है 2 2 4 5 5 2 7 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कैसे गलत आ रहा है? 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 और 12 की हम जब बात करेंगे तो वहां एक छंद होगा अपना हरिगीति का। कौन सा छंद होगा? हरिगीति का। नवकंज लोचन, यदि हम बात करें इसकी, कोई रचना जिसमें 28 मात्राएं हो, टोटल कितनी मात्राएं हो? 28 मात्राएं हो, और 28 मात्राओं में यति का विधान हो तो 16 और 12 पर यति हो, 16 और 12 पर यति हो। पांचवी अपने यहां पर देखो इनकी मात्राएं, 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्रा
उसमें लघु मात्राएं हो, कैसी मात्रा हो, तो ये मात्राएं उसमें लघु हो, और अंत में जो मात्रा है ना, अंत की मात्रा गुरु हो, कैसी मात्रा हो, गुरु। तो वहां अंत में गुरु, बल्कि 5वीं 12वीं 19वीं और 26वीं मात्रा लघु हो। तो इस प्रकार से जो छंद लिखा जाता है अपना, वो हरिगीतिका छंद होता है। कौन सा छंद होता है बेटा, हरिगीतिका छंद। तो इस प्रकार से हम 12 और 16 और 12 पर यति वाला जो विधान यहां देखेंगे, उसमें मात्राएं होती हैं 16 और 12। तो यहां इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिगीतिका। हम एक बार देखें इन मात्राओं को, क्रम जचाते हैं एक बार। यहां हम देखें एक मात्रा संयोग कि 16 और 12 पर यति से ये कैसे, तो लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु 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 लघु। फिर आगे देखो इसमें गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु, ये इनकी मात्राओं का योग है। हम गणना करते हैं, 2 2 4 1 5 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहां तक अपनी मात्राएं हो गई 16 मात्राएं। आगे देखो 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यहां अपने 12 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार से हम जब इनका काउंट करेंगे तो ये एक तरफ 16 मात्राएं, दूसरी ओर 12 मात्राएं। तो इस प्रकार से यहां अपने को एक यति का विधान मिल रहा है। 16 पर यति होती है, 12 पर पूर्ण यति होती है। तो वहां अपने को एक छंद मिलेगा हरिगीतिका। हरिगीतिका छंद को हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, हरिगीतिका 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 हरिगीतिका। 4 बार हम लिखकर भी इसका विधान कर लेंगे, जो क्लास में हम अपने वहां जब छंद पढ़ा था वहां अच्छे से आपको बताया हुआ है। आगे देखो नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, हरिगीतिका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने 10 क्वेश्चन थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको लेकर आज हमने चर्चा की है। यहां देखो एक महत्वपूर्ण आपके लिए है, यदि हम किसी कार्य के लिए शुरुआत करते हैं, कुछ समय बाद में किसी ऐसी परेशानी में आते हैं, शारीरिक थकान मान लो, मानसिक थकान वगैरह, या किसी दुविधा के कारण हम चाहते हैं कि इस मुकाम को हम नहीं कर पाएंगे, तो एक उत्साह आता है कि हमने शुरू ही क्यों किया था। फिर यदि हम जिस पद के लिए आगे बढ़ने का मन में जज्बा ही बना लिया है, कुछ समय बाद में मुसीबतों से आकर हमने रुकने का ऐसा मन बना है, क्यों, तो कि हमने एक बार सोचे उसको कि हमने इसको शुरुआत ही क्यों दी है, फिर ऐसे तो हमने उससे कंटिन्यू करना है। इस प्रकार से सपने आपको लक्ष्य देते हैं, हमें सपने देखना है अपने, और वो सपने केवल अपने को क्या देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं, और मेहनत उस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता है। हम जो सपने देखते हैं और उसके लिए जो मेहनत करते हैं, तो मेहनत उस लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या है, एक रास्ता है। हम इस मेहनत के रास्ते पर चलते रहेंगे तो अपने को अपना लक्ष्य मिल जाएगा। आज का सेशन हम यहां तक ही करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे हम अपने कल एक नए चैप्टर को लेकर, जहां हम बात करेंगे, इसमें अपने बात कर ली जाए देखो कल हम अपने सेकंड ग्रेड विशेषकर हिंदी विषय में सिलेबस में जो लगी हुई है उन रचनाओं की कुछ बातें करेंगे। वहां हम बात करेंगे तो विशेषकर सेकंड ग्रेड में जो 4 कहानियां लगी हुई हैं, कहानियां कैसे हम एक अपने सेशन को किस प्रकार से एक नई दिशा दें, डेली हम आपको भी एक पढ़ने का मौका दिया जाए, ताकि आपकी भी जो शिकायत है वो दूर कर सकूं मैं कि सर ऐसे हम किस प्रकार से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे, काव्य शास्त्र में आप इस प्रकार से क्वेश्चन लाओगे, फिर हम नए चीजों तक कैसे पहुंचेंगे। तो देखो मैं चाह रहा हूं कि एक दिन पहले आपको बताया जाए उसके बारे में कि हम कल किस प्रकार का सेशन लाएंगे, ताकि आप भी वहां से जुड़ो कंटिन्यू। तो हम 4 कहानियां हैं, उनमें से प्रत्येक कहानी को लेकर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो 4 कहानियों में हम जब बात करेंगे चंद्रदास शर्मा गुलेरी की, तो उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, उसने कहा था। ये जून अपने इसमें 1915 में सरस्वती में प्रकाशित होती है। इसमें एक प्रेम और राष्ट्रभक्ति की एक पूरी कवि अपनी कहानी है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और इससे संबंधित जो अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, केवल प्रश्न हम यहां पर करेंगे। इसके लिए आपको एक बार इस पूरी कहानी को पढ़ना है। दूसरी अपन आज एक एक कहानी का ही हम करें तो अच्छी बात है। कुछ और महत्वपूर्ण उनसे संबंधित, जैसे पटापेक्ष नहीं होगा, उजाला के मुसाहिब हैं,
इस प्रकार से जो अपनी 4 कहानियां जो लगी हुई हैं उसमें से हम कल के लिए लगते हैं आपके लिए, बाकी और क्वेश्चन रहेंगे लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे आपको मिलेंगे उसने कहा था कहानी से। किसकी कहानी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की कहानी। चंद्रधर शर्मा गुलेरिया की यह अपनी एक कहानी है। चंद्रधर शर्मा और गुलेरिया जी, इनकी कहानी है। इनके जन्म संबंधी हम बात करेंगे तो 1983 में इनका जन्म हुआ और इस प्रकार से इन्होंने जो रचना लिखी समालोचना पत्रिका की भी हम बात करेंगे और पुरानी हिंदी की भी हम बात करेंगे इनको लेकर कि पुरानी हिंदी किस प्रकार से अपनी हिंदी को पुरानी हिंदी नाम दिया, एक लेख लिखा। इनकी और कहानियां कौन सी है, जैसे बुद्धू का कांटा है, सुखमय जीवन है, पुरानी हिंदी का हम किस आधार पर हम बात करेंगे। तो पूरी कल इसको लेकर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो इसके लिए आप जुड़े रहें और कल अपने सेशन को यहां से शुरू करते हैं। उससे पहले अपने इस गुरुजी एकेडमी चैनल को आप अपने सेकंड ग्रेड से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, विशेषकर हिंदी विषय के जो विद्यार्थी हैं, उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप इस प्रकार से जो कमेंट वगैरह करते हो उससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी टीम चाहती है कि हम इस प्रकार से आपके इस हौसले, आपके द्वारा जताए गए इस उत्साह प्रोत्साहन को लेकर हम नई क्लास आगे से आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।